किसानों से अन्याय की बात भ्रांति फैलाई गई थी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने पर बोले अमित शाह। मैं एक चीज रुकूंगा। राज जी ये लिख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, फिर सरकार बनाने पर स्टे ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? यह कांग्रेस ने नहीं किया था, या दूसरे वकील थे, क्या नाम है कि वह लोग जैसे महमूद पराचा हुए, नरेंद्र मिश्रा हुए, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हुए, यह लोग ऐसे चीजों पर करते रहते हैं। तो कल ही हुई थी, आज खारिज हो गई। तो क्या नाम है कि यह लोग दोबारा वहां वोटिंग की मांग कर रहे थे, दोबारा चुनाव कराने की, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया। कांग्रेस रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। कांग्रेस दोबारा चुनाव कराने की मांग नहीं कर रही है और मांग कर भी नहीं सकती। वह इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वह संविधान और कानून के दायरे में रह करके कोई बात कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और चुनाव आयोग का कानून का एक्ट जो कहता है, उसके हिसाब से कांग्रेस यह कर रही है कि इतने मशीनों में इतना धांधली पाई गई है, इतने सीटों पर, इतने सीटों का ईवीएम मशीन से वीवीपैट पर्ची का मिलान हमें कर दिया जाए। जी जगदीश जी। किसानों पर अमित शाह का बयान आया कि किसानों से अन्याय की बात जो है वो भ्रांति थी। देखिए अमित शाह, देखिए जगदीश जी, मैं एक चीज बताऊं, आज भी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसान हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। 9 महीने का दिन हो गया, भाजपा की ही सरकार ने उन्हें रोक रखा है वहां पे दिल्ली आने से, और वह किसान कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठूंगा, कब तक नहीं जाने दूंगे। हाईवे बंद है, इस सरकार ने बंद कर रखे हैं, किसानों ने नहीं। वह तो दिल्ली आना चाहते हैं। यह सरकार जानती है कि पिछली बार यह दिल्ली आए थे, 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। इस बार अगर दिल्ली पहुंच गए तो तख्ता पलट हो जाएगा। यह निश्चित है कि नीतीश और नायडू साथ छोड़ देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उसी समय तक चंगुल में थे नरेंद्र मोदी के, जब तक उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस था। अब वह उससे मुक्त हो चले हैं और ईडी सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। तो अब वह ईडी सीबीआई उनके खिलाफ उस कौशल विकास योजना के तहत जो केस उन पर केस हुआ था, उस केस पर फिर दोबारा केस उनके ऊपर नहीं कर सकती है। सवाल उठेगा कि आपने क्लीन चिट कैसे दिया। और वैसे भी ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट पिंजरे की तोता कह रहा है, देश की जनता भी कर रही है। तो अब वह चीज हो गए, तो किसानों का जो आंध्रा में हितैषी बना हुआ है, जिसके वजह से सत्ता में आया है, और नीतीश कुमार जो किसानों की तरफदारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करने को तैयार है। मोदी रोकेंगे तो यह इनके साथ रहेंगे क्या? अब कहीं ऐसा न हो जाए कि एसकेएम, संयुक्त किसान मोर्चा, जो 503 किसानों का एक संगठन बनाया गया, 503 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको एसकेएम के नाम से जाना गया, अब कहीं एसकेएम न उनके साथ खड़ा हो जाए। और एसकेएम अगर खड़ा हो गया तो मांग दोनों की एक ही है, एमएसपी की। अगर वह खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत रोक पाना हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मनोहर लाल खट्टर नहीं रोक पाए तो नायब सिंह सैनी क्या रोकेंगे। जी जगदीश जी। अगला सवाल जम्मू कश्मीर से, कांटों भरा ताज है, अल्लाह मदद करे, उमर अब्दुल्ला की शपथ के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला। या क्या ये कहा जा सकता है कि मतलब उमर अब्दुल्ला के लिए क्या कांटों भरी रहा होगी? और बिल्कुल जगदीश जी, आपके कई प्रोग्राम में लगातार मैं यह बात बोल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य का दर्जा को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यानी कि उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियां नहीं बढ़ गई, दुर्गति होने वाली। अब मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा कौन है? आरएसएस के व्यक्ति हैं। और राम माधव को अब उनके बाद बनाए जाने की बात चल रही है, वह भी आरएसएस के उनसे भी ज्यादा कट्टर। बिल्कुल। तो जब आरएसएस का वो होगा और केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है, तो असली मुख्यमंत्री तो वह लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिसके सिग्नेचर के बगैर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं है। तो जब नहीं है
तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हर मुद्दे पर, हर छोटी बड़ी फाइलों को लेकर के उमर अब्दुल्ला को लेकर के जाना पड़ेगा, और वो वहां पर इनके फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, उस पर धूल जमती रहेगी, बोलेंगे कि ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है मैं देखता हूं, अभी देखा नहीं हूं। इसी तरह महीनों लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता उनसे दूर होगी, यानी कि असली चाबी एलजी के हाथ में ही है अभी भी, एलजी के हाथ में। और एलजी चलेंगे रिमोट से गृह मंत्रालय के, यानी कि अमित शाह के अंदर वहां का प्रशासन भी आएगा। जैसे रिमोट दबाएंगे उतने ही गुड्डा बोलेगा, और जब यह रिमोट दबा देंगे तो गुड्डा चुप हो जाएगा, फारूक अब्दुल्ला अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। तो यह चीजें वहां होने वाली है। अरविंद केजरीवाल क्यों विफल है दिल्ली के अंदर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये एक पुतला है, इनके पास कोई पावर नहीं, कितना भी बहस नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एलजी के हाथ में। और एलजी नरेंद्र मोदी गुजरातियों को ले आके या तो बैठाएंगे या तो वह आरएसएस के लोगों को बैठाएंगे, इन दो लोगों को बैठाते हैं। जी जगदीश, पहला पूरा करेंगे वादा पहले पूरा करेंगे वादा, फिर शपथ का इरादा, नायब सिंह सैनी का रोजगार पर बड़ा ऐलान। देखिए जगदीश जी, यह सब झूठी पुलाव है। बगैर मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए कोई किसी के अपॉइंटमेंट लेटर पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? वह मान्य ही नहीं है। यह बेवकूफ, यह जानते हैं किस लिए? युवाओं को अपने शपथ ग्रहण में बुलाने का तरीका है। आप वैसे ही अगर एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते कि युवा चले आए, क्या नहीं को उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो वह आपको बिना बस भेजे हुए वो अपने बस से चले आएंगे। रोजगार का इतना किल्लत है, वो भी हरियाणा के अंदर गली गली में बेरोजगारी है। हम लोग तो देख रहे हैं क्या नाम है कि हरियाणा का क्या गति है इस वक्त। किसान और युवा दोनों बेरोजगारी के आलम क्या झेल रहे हैं और महंगाई के आलम क्या झेल रहे हैं, वो तो हम लोग आंखों से देख रहे हैं। यह लोगों को एकत्रित करने का एक ख्वाबी पुलाव है। जब मुख्यमंत्री का शपथ ही नहीं लिया, आपने कार्यभार ही नहीं संभाला है, तो आप किसी ज्वाइनिंग लेटर पे आप हस्ताक्षर मान्य ही नहीं है, और क्या नाम है कि कोई और कर ही नहीं सकता है, तो क्या नाम है कि आप कैसे बंटवा दोगे? यह लोगों को गुमराह करने के बाद यह भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुला करके वहां पर और यह झूठी पुलाव बैठाएंगे। उन्हें नौकरी वोकरी इनको देना नहीं है। देखिए ना, 2 लाख नौकरी देने के लिए बोले हैं ना कुछ ही दिनों के अंदर। देखिए अब आज सरकार बंद हो गई, कितने लोगों को नौकरी देते हैं वो अभी खबरें चलेंगे। यह लोग तो नौकरी देंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या ढिढोरा पीटेंगे, तो पता चलेगा कितने लोग को देते हैं। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जगदीश।